चंदन जी कैसे हैं? चलिए जल्दी से सब हाजिरी लगा दीजिए, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक होने वाला है। मनोज जी ने कैमरा ऑन कर लिया है बिल्कुल लेटते हुए। मनोज जी को देख के लग रहा है कि गर्मी बढ़ चुकी है अभी। अंकित जी मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग सभी को। फौजी प्रदीप जी जय हिंद। हम भी शानदार हैं और आप तो जानदार भी है, क्या बात है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लेती हूँ। आज का जो सेशन है वैसे भी मेरा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर लेती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो आई नो आप सभी को पता है कमिटीज क्या होती है, क्यों होती है, क्या पर्पस होता है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें पता है। और क्योंकि आज मैं सिर्फ आपसे पूछने वाली हूँ, आज मैं आपको बताने कुछ नहीं वाली हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछने वाली हूँ। हम नॉलेज चेक करेंगे आज सभी का, है ना। तो अभी मुझे जल्दी से आप सभी लोगों, आज सभी लोगों को एक्टिवनेस दिखनी चाहिए कि कौन कितना एक्टिव है। चलिए बिल्कुल आशा करती हूँ जैसे चंदन जी एक्टिव है आज, वैसे ही सभी लोग भी एक्टिव रहेंगे। और चलिए जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में एक क्वेश्चन के आंसर के साथ स्टार्ट करते हैं हम, और मुझे सभी लोग ये बताएंगे कि कमिटीज क्या होती है। आप सभी को पता है कमिटीज क्या होती है? जल्दी से मुझे चैट्स में आंसर बताइए, व्हाट इज कमिटीज। ग्रुप ऑफ मेंबर, अनिल जी का कहना है। और कोई अनिल जी से सहमत है? नहीं पता, निखिल जी बोल रहे हैं नहीं पता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभाकर जी और अपॉइंटेड बाय आरबीआई फॉर गिविंग सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स अबाउट बैंक। फौजी प्रदीप, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप जितने भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं। सो रिप्लाई करने से एक क्या होता है ना कि आप सभी को, जैसे जो पुराने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि जितना आप लोग एक्टिव रहते हैं, मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, उतना मेरा खून बढ़ता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी मैं बता दूं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी आज इतने एक्टिव रहे कि मेरा खून बढ़ बढ़ के इतना हो जाए कि डॉक्टर लोगों को बोलता है आपको खून की कमी है, मुझे बोला आपके इसमें ज्यादा ही है। ठीक है। तो कमिटीज का सिंपल मतलब आप सभी लोगों को पता है, फिर भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि कमिटीज का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन बाय अ लार्ज ग्रुप एंड टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। मतलब सिंपल में अगर हम बात करें तो लोगों का एक बंच होता है, एक ग्रुप होता है, जिनको अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन वो कर सके, है ना, किसी भी एक लार्ज ग्रुप के लिए। तो कमिटीज हम सभी को पता है क्या होती है। आज कुछ टाइप ऑफ कमिटीज हम देखने वाले हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसके आंसर देने होंगे। जैसे कि पहली स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, टेक्नोलॉजी इश्यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इससे आप क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी इश्यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री, जल्दी से चैट में बताइए। चैट में किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है? मीन्स टेक्निकल फॉल्ट ऑप्शन नहीं है। आज हमें नॉलेज चेक करना, नितिन जी बिना ऑप्शन के क्या करते हैं आप। चलिए इसका आंसर मेन्यू रिलेटिव इंक्रीजिंग कंपटीशन। चलिए आंसर बता रही हूँ मैं आपको इसका।
टेक्नोलॉजी इश्यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो टेक्नोलॉजी इश्यूज कुछ भी होता है अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो उसके लिए जो उसके लिए जो कमिटी है उसका नाम है, कौन सी कमिटी है? WS सराफ कमिटी। अब आप मुझे बताइए WS सराफ कमिटी से आप लोग क्या समझते हैं? कुछ आप लोगों को पता है इसके बारे में? थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कुछ भी। अमित जी कहाँ घूम रहे हैं इधर उधर, जल्दी बताइए। WS सराफ कमेटी से आप लोग क्या समझते हैं? चलिए, नहीं आ रहे आप लोगों के रिप्लाई, तो मैं ही बता देती हूँ सराफ कमेटी के मतलब क्या होता है। सराफ कमेटी, जो सराफ कमेटी है, अच्छा इधर आया मेरे पास आंसर। विपिन जी बिल्कुल गूगल का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। विपिन जी अपने वर्ड्स में बताना है, गूगल का कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमें। चलिए, एक बार सब विपिन जी का आंसर चेक कर लीजिए। WS Saraf is chairman of the committee. Okay. WS Saraf committee recommend technology change. तो अगर हम इसमें देखें तो सराफ कमेटी का मतलब ये होता है कि जो पहले तो हम देखें कि सराफ कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट है वो किसके द्वारा की गई थी। तो सराफ कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI, और कब की गई थी? 1994 में की गई थी, जो कि रिकमेंड करता है कि जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का, EFT का, या जो मतलब जितने भी, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो चीजें होती है, ये सारी किसके अंदर आती है? WS सराफ कमेटी के अंदर आती है। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो जो कॉन्सेप्ट था किसका, हमारा ऑनलाइन बैंकिंग का इंडिया में, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सराफ कमेटी के द्वारा, ठीक है, जो कि अपॉइंट किया गया था उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा, ठीक है। तो जब पता चला इम्पोर्टेंस की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो गवर्नर जो थे रिजर्व बैंक के, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर जो लीडरशिप थी वो किसको दी गई थी? WS सराफ को दी गई थी। इसलिए इनका नाम जो रखा गया WS सराफ कमेटी, इस कमेटी का नाम रखा गया। और इस कमेटी का जो मेन एम था वो ये था कि जो लेटेस्ट इश्यूज हो रहे हैं रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, हमें याद रखना है WS सराफ कमेटी 1994 में बनाई गई थी, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर होगा WS सराफ कमेटी क्या होती है। नेक्स्ट अब आप देखो टेलर सिस्टम, सॉरी, टेलर सिस्टम किस कमेटी के अंदर आता है? जल्दी से मुझे बताएंगे। टेलर सिस्टम, चलिए एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन के आंसर आपको बताते जाते हैं, और आप जो कमेटी का नाम आएगा वो कमेटी से आप क्या समझते हैं ये आप लोग मुझे आंसर देंगे, ठीक है। तो टेलर सिस्टम कमेटी जो है इसके लिए वो तलवार कमेटी है। अब मुझे आप जल्दी से बताइए तलवार कमेटी का काम क्या है, क्या समझते हैं आप तलवार कमेटी से? नॉमिनेशन के लिए आप लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं लग रहे हैं। मैं सेशन एंड कर दूं कि अगर आप लोग की तरफ से मुझे ऐसे गंदे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे? सही में मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इस तरीके के रिस्पॉन्सेज आज देने वाले हैं। मतलब हाँ, मैं इतने ये तलवार कमेटी जो है ये नॉमिनी को भी इसने और रिकमेंड करा था, नॉमिनेशन वगैरह। नितिन जी मुझे ना एक्चुअली आपकी वॉइस ऐसे क्लियर नहीं आएगी। अब तो टाइप कर देंगे तो बहुत बहुत मेरे ऊपर उपकार होगा क्योंकि मुझे मेरे सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों की वॉइस मुझे क्लियर नहीं आती है। हाँ निखिल जी, डिटेल में आए या ना आए, हमें इतना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कमेटी क्या है, कौन सी कमेटी किसके लिए है, ठीक है।
बहुत टाइप करना पड़ता है। ओके, इस शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं आप? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तलवार कमेटी जो है इम्प्लीमेंट कब की गई थी। तो ये की गई थी 8 दिसंबर 1988 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1988। अब इसमें जो मेन चीज ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश आया था कि इम्प्लीमेंट की जाए तलवार कमेटी। रिपोर्ट टू अवॉइड, किस लिए? रिपोर्ट टू अवॉइड अनदर ऑल इंडिया स्ट्राइक बाय पोस्टल एम्प्लॉयज। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से कौन सी कमेटी जुड़ी हुई है? तो इससे होता है नरसिम्हन कमेटी। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से नरसिम्हन कमेटी जुड़ी हुई है। नरसिम्हन कमेटी के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों को टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। नरसिम्हन कमेटी सिंपल, एक तो आपको दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। नरसिम्हन कमेटी वन जो एस्टेब्लिश की गई थी 1991 में बाय एफ एम मनमोहन सिंह। ये किस लिए की गई थी? ताकि एग्जामिन किया जाए कि फंक्शनिंग ऑफ बैंक किस तरीके से चल रही है ना? तो बैंक की जितनी भी फंक्शनिंग है उसको एग्जामिन करने के लिए एफ एम मनमोहन सिंह जी के द्वारा 1991 में नरसिम्हन कमेटी वन का गठन किया गया या बनाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पे देखते हैं, न्यू बैंक लाइसेंस। न्यू बैंक लाइसेंस के लिए कौन सी होगी कमेटी? न्यू बैंक लाइसेंस के लिए विमल जालन। ठीक है, इसके इससे रिलेटेड देखिए, जैसे हमें यहाँ तो ऊपर दिख ही रहा है कि न्यू बैंक लाइसेंस के लिए ये होती है। ठीक है, जलन, हाँ। अब ये कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? तो ये आरबीआई के द्वारा विमल जलन जो कमेटी है ये नवंबर 2018 में लाई गई थी। इसमें 6 मेंबर की कमेटी है ये। इसका जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? फॉर्मर गवर्नर डॉक्टर बिमल जलन। इसका काम क्या था कि करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ ठीक को रिव्यू करना। उसके बाद जो मिनिस्ट्री जो थी किसकी? फाइनेंस की। तो आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आस्क्ड द सेंट्रल बैंक टू फॉलो ग्लोबल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है इसमें एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इससे रिलेटेड आप मन में सोच लीजिए, आप खुद को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं। मैं समझ पा रही हूँ आपको लिखने में टाइप करने में दिक्कतें जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद मन से सोच लीजिए कि आप लोगों को कितना पानी में है और कितना आप लोगों को आ रहा है, मुझे पता आंसर दीजिए, है ना? तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इससे रिलेटेड जो कमेटी एसी शाह, एसी शाह है, एक बार आप मन में सोच लीजिए आपको इससे क्या याद आ रहा है एसी शाह कमेटी से।
मैम इन द एग्जाम दे ओनली आस्क नेम ऑफ द कमिटी एंड देयर रिकमेंडेशन। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डीप में नहीं जाता है। तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए एसी शाह कमेटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब आप एक बार मन में देख लीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए कौन सी कमेटी होगी। हम अब डीप में नहीं पढ़ेंगे, फौजी प्रदीप जी ने बोल दिया कितना डीप में नहीं आएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा नॉलेज के लिए। नरसिम्हम कमेटी। अच्छा, देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। तो इसका जो आंसर है खन्ना कमेटी। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए खन्ना कमेटी जो है प्रिफर की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक्स। बैंक्स के लिए बताएंगे, बैंक्स के लिए होगा एसएस कोहली कमेटी। बैंक्स के लिए जो रिकमेंडेशन होता है एसएस कोहली कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल विंडो काउंटर। सिंगल विंडो काउंटर के लिए कौन सी कमेटी होगी। सिंगल विंडो काउंटर, सिंगल विंडो काउंटर के लिए होगी महादेवन कमेटी। याद रखेंगे सब, सिंगल विंडो काउंटर महादेवन कमेटी। कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, इसके लिए जो कमेटी है वो हमारी आएगी रंगराजन कमेटी। कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इज व्हिच कमेटी, सो रंगराजन कमेटी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए होगा मिसेस के एच श्री कमेटी। मिसेस के एच श्री कमेटी रिकमेंडेशन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है पेमेंट बैंक इज रिकमेंडेशन ऑफ। पेमेंट बैंक किसके रिकमेंडेशन होता है। पेमेंट बैंक इज रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर। पेमेंट बैंक इज रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर। कॉन्सेप्ट ऑफ वीकर सेक्शन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वीकर सेक्शन इज अ रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी, सो इट इज घोष कमिटी। Ghosh committee. Concept of weaker section is recommendation of Ghosh committee. Customer services, service in bank. Customer service in bank is recommendation of which committee? मैम थोड़ा आराम से चलिए जिससे नोट भी कर सकें। एक सेकेंड, मुझे आपका वॉइस नहीं आ रहा है, फिर से बोलेंगे आप। मैम थोड़ा से आराम चलिए जिससे नोट भी कर सके ना। ऐसे अच्छा, सुनने में याद नहीं रहेगा। हाँ मुझे ना क्या हुआ एक्चुअली में, मैं पहले स्लो पढ़ा रही थी तो मुझे बोला थोड़ा तेज करो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है अजीत जी, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, हम धीरे धीरे कर लेते हैं। पीपीटी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा दीपक जी। चलिए, कस्टमर सर्विसेज बैंक इज रिलेटेड टू गोईपोरिया कमेटी। अब गोईपोरिया कमेटी का हम देख लेते हैं। जैसे हमें नाम तो सजेस्ट कर ही रहा है, गोईपोरिया कमेटी किसके, कस्टमर सर्विस इन बैंक, इसका रिकमेंडेशन होता है गोईपोरिया कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो गोईपुरिया कमेटी जो है ये सेटअप की गई थी 1990 में। किसके द्वारा की जाती है कमेटी का सेटअप, आरबीआई के द्वारा। तो जो गोईपुरिया कमेटी है उसको क्या किया था, दिया गया था मैंडेट ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड गिविंग रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस इन द बैंक। अब कस्टमर सर्विस जो बैंक्स में दी जाती है उसको इम्प्रूव करना और जो भी एक्सप्लोर करना कि क्या मैंडेटरी चीजें हो सकती है, ये सारी रिकमेंडेशन होती है गोईपुरिया कमेटी के हाथ में, जो सेटअप की गई थी 1990 में आरबीआई के द्वारा। तो आई होप गोईपुरिया कमेटी आपको क्लियर होगा, नाम भी सजेस्ट कर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRAC नॉर्म्स। IRAC नॉर्म्स किसका रिकमेंडेशन है। So IRAC is income recognition and asset classification.
इनकम रिकॉग्नाइजेशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। अब ये जो नॉर्म्स हैं ये किस कमेटी का रिकमेंडेशन है? तो ये होता है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नरसिम्हन कमेटी के हाथ में IRAC नॉर्म्स भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो रिकमेंडेशन होता है वो किस कमेटी के पास होता है? तो ये भी नरसिम्हन कमेटी के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। रिहैबिलिटेशन मींस क्या होता है हिंदी में? अगर हम इसको जाने, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। तो पुनर्वास किसी भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन होता है? तो ये होता है SS कोहली कमेटी। याद रखेंगे, पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, इसका रिकमेंडेशन होता है SS कोहली कमेटी। तो अब ये कब सेटअप की गई थी? तो ये RBI के द्वारा नवंबर 2000 में अपॉइंट किया गया था। सो द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, अभी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर किया गया था? SS कोहली की चेयरमैनशिप के अंडर किया गया था, इसलिए इस कमेटी का नाम SS कोहली कमेटी है। ठीक है, अब ये क्यों सेटअप किया गया था? द इंडियन बैंक एसोसिएशन इज जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे उनके चेयरमैनशिप के अंडर किया गया था टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन इन रिगार्ड्स टू rehabilitation of sick units in the small scale, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड टू रिकमेंड द रिवीजन ऑफ द गाइडलाइंस मेकिंग देम ट्रांसपेरेंट। सिंपल सा है, मतलब किसी भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को पुनर्वास के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें SS कोहली कमेटी का रिकमेंडेशन के अंदर ही होता है। कस्टमर सर्विस, अब कस्टमर सर्विस किस कमेटी? कस्टमर सर्विस इज वेरी इजी, आपको नाम ही इंडिकेट कर रहा है। कस्टमर की जो सर्विसेज होती है ये किस कमेटी का रिकमेंडेशन होता है? ये होता है तलवार कमेटी का रिकमेंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर सर्विस का रिकमेंडेशन सिर्फ तलवार कमेटी के पास होता है कि किस तरीके की सर्विसेज देनी चाहिए, क्या नॉर्म्स है, सारी चीजें तलवार कमेटी के अंदर आएंगी। अब है रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ स्ट्रेंथ इन, इसका भी देख लेते हैं। तो ये अगेन SS कोहली कमेटी का ही ये भी रिकमेंडेशन होगा। विलफुल डिफॉल्टर, अब विलफुल डिफॉल्टर के बारे में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रिकमेंडेशन की विलफुल डिफॉल्टर। और क्या होता है विलफुल डिफॉल्टर? अच्छा, ये तो आप सभी को पता होगा, इसको टाइप करने में आई डोंट लाइक थिंक कि ज्यादा आपको टाइम लगेगा, तो आप मुझे एक्टिवनेस दिखाते हुए सिर्फ इतना सा बता दो, एक रिक्वेस्ट है कि विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है। विलफुल डिफॉल्टर वी ऑल नो क्या होता है। हेलो मैडम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी मैडम, बिल्कुल डिफॉल्टर मैडम वो होता है जो कैपेबल होता है लोन रिपे करने के लिए, लेकिन वो लोन रिपे नहीं करता है जानबूझकर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। क्या एक सेकंड, मुझे आपका नाम नहीं शो रहा है। अजीत जी ने बोला है क्या? जी जी अजीत, हाँ जी। अजीत जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने, आसान शब्दों में बोला है। विलफुल डिफॉल्टर एकदम वही होता है कि जैसे कि मैंने लोन लिया, अब जी मुझे पता है कि मैं ये लोन का रीपेमेंट कर सकती हूँ, बट मैं जानबूझ के उसका नहीं करूंगी रीपेमेंट। बिल्कुल, जी जी तो वो जी, चीज हो जाएगी हमारी विलफुल बिल्कुल डिफॉल्टर। डिफॉल्टर, एग्जैक्टली मैडम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंसर देने के थैंक लिए। यू मैडम, थैंक यू मैडम। दीपक जी बोल रहे हैं अपना उल्लू सीधा करता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फंड डाइवर्शन करता है तो भी, हाँ जी
मिसयूज ऑफ फंड एंड कैपेबल टू पे बट डजंट पे। विपिन जी बिल्कुल सही, लोन अमाउंट का यूज कहीं और करता है। बबलू जी लोन अमाउंट का यूज कहीं और वाली बात विलफुल डिफॉल्टर, तो ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर का मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी। संदीप जी बोल रहे हैं जो अमीर लोग पैसा ना दे, बिल्कुल बहुत सही बहुत सही। तो सभी को मुझे पता चल गया, आप सब बहुत होशियार है, आप सभी को विलफुल डिफॉल्टर का मतलब पता है। इसकी रिकमेंडेशन किस कमेटी के पास होती है, तो ये भी अगेन एसएस कोहली कमेटी के पास होती है। एसएस कोहली कमेटी के ही अंडर विलफुल डिफॉल्टर की रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का रिकमेंडेशन किस कमेटी के पास होगा? फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म मतलब कोई भी चेंजेस करने हो, कुछ भी चीज इंप्रूव करनी हो, तो उसकी रिकमेंडेशन होती है रघुराम राजन कमेटी। रघुराम राजन कमेटी। सो जैसे कि नाम हमें इंडिकेट कर रहा है रघुराम राजन कमेटी, तो मतलब इसकी जो लीडरशिप होगी वो किसके द्वारा हुई होगी? रघुराम राजन के द्वारा हुई होगी। हेड कौन होंगे इस कमेटी के? रघुराम राजन रहे होंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश की थी रघुराम राजन कमेटी को ऑन फाइनेंस इंडस्ट्री चेंजेस इन 2007 में टू पर्पस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। इजी है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म करने के लिए रघुराम राजन की कमेटी को गठित किया गया था। लाइसेंसिंग ऑफ न्यू अनबैंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी अनबैंड कोऑपरेटिव बैंक्स का न्यू अनबैंड कोऑपरेटिव बैंक्स का जो लाइसेंसिंग है उसकी रिकमेंडेशन किसके पास होगी? वो होगी मराठे कमेटी। मराठे कमेटी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। मराठे कमेटी कब बनाई गई थी? थोड़ा सा हमें ऊपरी नॉलेज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आरबीआई ने 1982 में अपॉइंट किया था कमेटी, जिसकी चेयरमैनशिप की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मराठे जी की चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी अपॉइंट की गई थी। इसका जो वर्क था वो रिव्यू करने का था वर्किंग ऑफ क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम CAS एंड सजेस्ट मेजर for giving meaningful direction to the credit management function of the RBI। ठीक है, सो जो भी वर्किंग हो रही है किसकी? CAS की, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम की, उसको रिव्यू करो, सजेस्ट करो कि क्या मेजर्स हम दे सकते हैं इस डायरेक्शन में कि जो क्रेडिट मैनेजमेंट फंक्शन है RBI का उसको हम और बेहतर कर सके। और लाइसेंसिंग जो दी जाए न्यू अनबैंड कोऑपरेटिव बैंक्स को, ये सारी चीजें मराठे कमेटी के अंदर आती थी। 1982 में मराठे की चेयरमैनशिप के अंदर इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक। रीजनल की स्पेलिंग गलत है, रीजनल रूरल बैंक्स का रिकमेंडेशन होता है ML दंतवाला कमेटी। ML दंतवाला कमेटी, एक दो बार आप लोग मन में ये चीजें बोलिए, आपको याद होगा। रीजनल रूरल बैंक का रिकमेंडेशन होता है ML दंतवाला कमेटी। इसको जो लीड करते थे उस समय वो थे मोहनलाल लल्लू भाई दंतवाला। तो ML इज मोहन लाल, L इज लल्लू भाई। तो M से होता है मोहनलाल, L से होता है लल्लू भाई, दंतवाला कमेटी। तो मोहनलाल लल्लू भाई दंतवाला कमेटी इज हैव द रिकमेंडेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये कब रिकमेंड मतलब कब बनी थी? ये बनी थी 1978 में। 1977 और 1978 के बीच की बात है ये। ब्लॉक लेवल प्लानिंग के लिए इसे गठित किया गया था बेसिकली। एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो रिकमेंडेशन है वो होता है पुरुषोत्तम दास कमेटी के पास। पुरुषोत्तम दास कमेटी से आप मन में एक बार सोचिए कि आपको कुछ याद आता है क्या? क्या होना चाहिए?
एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जितनी भी रिकमेंडेशन होंगी, मतलब एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल हो, कृषि से रिलेटेड, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जितनी भी रिकमेंडेशन है, जो रूल्स है, उसके फॉरवर्डेशन में जो भी चीजें होनी चाहिए वो पुरुषोत्तम दास कमेटी के द्वारा होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब इधर पे क्या था हमने पढ़ा फाइनेंशियल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब यहाँ पे सिर्फ लिख दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये आर.एन. मिर्धा कमेटी, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिकमेंडेशन की बात की जाए तो आर.एन. मिर्धा कमेटी के द्वारा होगा। आर.एन. मिर्धा कमेटी, एक दो बार मन में नाम लीजिए, आर.एन. मिर्धा कमेटी। आर.एन. मतलब क्या है? आर.एन. का फुल फॉर्म है राम निवास मिर्धा, और ये जो राम निवास मिर्धा थे, ये इंडियन पॉलिटिशियन थे जो कि राजस्थान से थे, है ना। सो आर.एन. मिर्धा कमेटी के हाथ में जो रिकमेंडेशन होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। नेक्स्ट चलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड रोल ऑफ एनजीओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड रोल ऑफ एनजीओ का जो रिकमेंडेशन होगा वो होता है कालिया कमेटी। कालिया कमेटी के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। कालिया कमेटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, रोल ऑफ एनजीओ हो गए, इनकी जितनी भी रिकमेंडेशन आती है ये कालिया कमेटी के द्वारा आती है। ठीक है, एक कालिया स्कीम भी आई थी, आप लोगों को शायद पता होगा, जिसमें जो था कालिया एक प्रोग्रेसिव स्कीम थी, जिसमें कालिया इज मोटिवेटेड बाय द रिक्वायरमेंट टू गिव स्टेट फार्मर्स, जो स्टेट फार्मर्स थे उनको फंडिंग ऑप्शंस दिए जाते थे उसके तहत, है ना, कालिया स्कीम के तहत। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या रोल ऑफ एनजीओ, सभी चीज की रिकमेंडेशन कालिया कमेटी के पास होती है। Relating to funds and mal practices in bank, relating to funds से related हो या mal practices हो बैंक में, है ना, ये घोष कमेटी के अंदर आता है। घोष कमेटी हम देख चुके थे पहले भी। तो किसी भी फंड से रिलेटेड हो या फिर वो हो आपके मल प्रैक्टिसेस जो बैंक में की जाती हैं, अब क्या होता था, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इरेगुलरिटी और लैप्सेस इन अ टाइमली मैनर टू मेक श्योर दैट प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स आर फॉलोड, इसके लिए घोष कमेटी का ऑर्गेनाइज किया गया, गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और जैसे हमें यहाँ भी दिख रहा है कि फंड से रिलेटेड हो या जो भी मल प्रैक्टिस इस बैंक में की जाती है, जो भी प्रैक्टिस की जाती है उसके रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन चाहिए वो घोष कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। अब डिजिटल पेमेंट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो पेमेंट रेगुलेट की जा रही है, सेटलमेंट किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, उसका रिकमेंडेशन होता है हमारी रतन वाटल कमेटी के पास। रतन वाटल कमेटी के बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए, आप मुझे ये जो रतन वाटल कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रतन वाटल, रतन पी वाटल उनका नाम था। The committee was appointed to recommend appropriate measure for encouraging digital payment in India। अब डिजिटल पेमेंट को एनकरेज करने के लिए, इंडिया में बढ़ावा देने के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजों का रिकमेंडेशन था रतन वाटल कमेटी के पास। रतन वाटल कमेटी के चेयरमैन थे रतन पी वाटल जी। ठीक है, सर्विस एरिया अप्रोच के लिए जो कमेटी थी वो थी ओझा कमेटी। जैसे कि हमें नाम ही सजेस्ट करे, सर्विस का अप्रोच जो भी होगा उसकी रिकमेंडेशन होती थी ओझा कमेटी के द्वारा। अब ओझा कमेटी, एक सेकेंड,
1960 से 1900 लाइक 1960 से 1961 के बीच इसका गठन किया गया था बेसिक रूप से, है ना। और जो भी सर्विस एरिया अप्रोच करने किस तरीके के करे जाने चाहिए, क्या उनकी प्रोसीजर होना चाहिए, सारा कुछ मेजर्स जो भी है इसका रिकमेंडेशन होता था ओझा कमेटी के पास। नेक्स्ट इज लीड बैंकिंग सिस्टम। लीड बैंकिंग सिस्टम का रिकमेंडेशन क्या होता है? लीड बैंकिंग सिस्टम, जो लीड बैंकिंग सिस्टम है उसका जो रिकमेंडेशन होगा वो किसके पास होगा? ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका जो रिकमेंडेशन होगा वो है हमारे पास गडगिल कमिटी 1969। गडगिल कमिटी 1969। 1988 भी एक गडगिल कमिटी, हमें याद रखना है। गडगिल कमिटी 1969 है और एक 1988 है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लीड बैंकिंग सिस्टम 1969 के पास है। ठीक है, बिस्लेरी भी 1969 में बनी थी, गडगिल कमेटी भी 1969 में बनी थी। तो लीड बैंकिंग सिस्टम की रिकमेंडेशन होती है गडगिल कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब गडगिल फॉर्मूला भी इसमें यूज किया जाता है। तो गडगिल फॉर्मूला इज नेम्ड आफ्टर धनंजय रामचंद्र गडगिल, अ सोशल साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट critic of Indian planning. It was involved in 1969 for determining the allocation of central assistance for state plans in India. जो भी एलोकेशन किया जा रहा था किसका? सेंट्रल असिस्टेंट का, किसके लिए? स्टेट प्लान के लिए इंडिया में, वो किया जाता था गडगिल कमेटी 1969 के द्वारा। एज वेल एज गडगिल कमेटी जो एक और मैं आपको बता रही थी वो भी फॉर्म की गई थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी लेवल। इंडिया में कितना पॉवर्टी, गरीबी का जो लेवल है, पॉवर्टी लेवल, उसको लाइक आइडेंटिफाई करने के लिए भी गडगिल को फॉर्म किया गया था। लीड बैंकिंग स्कीम रिव्यू। लीड बैंकिंग स्कीम यहाँ हमने देखा, लीड बैंकिंग सिस्टम स्कीम, और अब इसका रिव्यू की यहाँ पे बात की गई है तो यूके शर्मा कमेटी के द्वारा किया जाता था लीड बैंकिंग स्कीम। और इसका जो रिव्यू है यूके शर्मा वैसे मैंने जहां तक देखा यूके सिन्हा कमेटी है, यूके शर्मा, एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लेती हूँ। यूके सिन्हा होगी, एक यूके सिन्हा होती है, एक यूके शर्मा होती है। हम देख लेते हैं, ये जो लीड बैंकिंग स्कीम का रिव्यू है ये यूके शर्मा कमेटी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसमें सॉइल्ड बैंक नोट्स। अब ये देख बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल्ड बैंक नोट्स, जो कि खराब बैंक के नोट होते हैं, उसका रिकमेंडेशन, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, सारा कुछ ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे सॉइल्ड बैंक नोट्स का रिकमेंडेशन होता है हाथी कमेटी के पास। किसके पास होता है? नाम भी यूनिक है, बड़ा अच्छा है हमें, हाथी कमेटी के पास। अब हाथी कमेटी जो है हमारी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप की थी हाथी कमेटी का। चेयरमैनशिप इसकी थी किसके पास? जयसुखलाल हाथी। हाथी, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें भी एक कैरेक्टर का नाम हाथी है। कौन सा हाथी है मैं तो भूल भी गई नाम, मैं देखती नहीं हूँ ज्यादा। तो जो भी हाथी हैं वो डॉक्टर हाथी उन्हें बोलते हैं। तो ऐसे ही जो हाथी कमेटी की चेयरमैनशिप थी वो जयसुखलाल हाथी के हाथ में थी। हाँ, वेरी गुड दीपक जी, डॉक्टर हाथी। अब इसका मेन मतलब मोटो क्या था? टू टेक कॉम्प्रिहेंसिव लुक इन द ड्रग इंडस्ट्री एंड टू इंक्वायर इनटू द वेरियस फैक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। ये तो ड्रग्स से रिलेटेड उसमें हो गई, एज वेल एज सॉइल्ड बैंक नोट से रिलेटेड जितने भी होंगे, फॉर लाइसेंसिंग एवरीथिंग। ठीक है, अब इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि कब ये हुई थी, तो 1979 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हंसराज हाथी, बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी। ठीक है, तो सॉइल्ड बैंक नोट से रिलेटेड जितने भी रिकमेंडेशन है वो हाथी कमेटी के पास होते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन बैंक संदेश जी, थैंक यू। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन बैंक। अब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो बैंक में होते हैं, वर्किंग कैपिटल पे ध्यान देना है हमें, ये होते हैं आईटी बेस कमेटी के पास। नाम बहुत यूनिक सा है, आईटी बेस कमेटी।
सो एक सेकंड, कॉल आ रहा था, ठीक है। आईटी बेस्ड कमिटी, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का जो रिकमेंडेशन होगा आईटी बेस्ड कमिटी के पास होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो रिकमेंडेशन होगा वो कार्वे कमेटी का पास होगा। कार्वे कमेटी याद रखना है, कार्वे स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री का करवे कमेटी के पास होगा, ठीक है। करवे कमेटी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग जितना सुनेंगे उतना आपको जल्दी याद होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रिकमेंडेशन करवे कमेटी के पास होगा। अब करवे कमेटी मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कमेटी है, इसको ये भी बोला जाता है, करवे कमेटी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कमेटी भी बोला जाता है। और ये 1955 में सेटअप किया गया था इसका। और करवे कमेटी एज वेल एज, ये दोनों नाम से आ सकता है, तो हमें याद रखना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कमेटी और करवे कमेटी, है ना। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है। और इसका जो नाम रखा गया था वो दत्तात्रेय गोपाल कर्वे से के नाम पर रखा गया था। कौन के नाम पे? दत्तात्रेय गोपाल कर्वे के नाम पे, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट और एक प्रोफेसर थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कह सकते हैं आप उन्हें। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कमेटी और कर्वे कमेटी एक ही बात है, याद रखना। 1955 में इसका गठन हुआ था। टर्म लोन टू एसएसआई, अब एसएसआई को जो टर्म लोन होता है उसका तांबे कमेटी के पास होता है, याद रखेंगे इसको, हम तांबे को ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे। तो टर्म लोन टू एसएसआई का रिकमेंडेशन तांबे कमेटी के पास होता है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था, किसने कहा था, एक सेकेंड, अजीत जी ने कहा था। अजीत जी, अभी तो मैं ज्यादा तेज नहीं पढ़ा रही हूँ ना, आई गेस आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अजीत जी है हमारे साथ? रवि जी ठीक है, अब ठीक है, मतलब अजीत जी चले गए क्या हमारे साथ से? है अजीत जी पर ध्यान कहीं और है। अजीत जी के लिए हम इतना स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, अजीत जी हमें पे ध्यान नहीं दे रहे। सो गए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है तांबे कमेटी। आप लोग को ये रिसर्च करनी है एक बार तांबे कमेटी से रिलेटेड। और जैसे कि नाम तो बता ही रहा है, टर्म लोन टू एसएसआई, टर्म लोन का रिकमेंडेशन होता है। एजुकेशन लोन स्कीम, ओके, अगेन इम्पोर्टेंट, एजुकेशन लोन स्कीम का रिकमेंडेशन किसके पास होगा? एजुकेशन लोन स्कीम का रिकमेंडेशन कामत कमेटी के पास होता है। कामत कमेटी। कौन है ये? कौन के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ बैठ के? और जैसे कि कामत कमेटी दिख रहा है, तो केवी कामत के नाम पे इनका नाम, इस कमेटी का नाम रखा गया था, ठीक है। और इसके जो कमेटी का मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव था वो ये था, द कमिटी इज टास्क्ड टू रिकमेंड पैरामीटर्स फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स, ठीक है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी, आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? नाम ही बता रहा है, वेटरन बैंकर केवी कामत, ठीक है। वेटरन बैंकर केवी कामत के नाम पर, to make recommendation or norms for the resolution of COVID-19 related stressed loans, ठीक है। बहुत ही एजुकेशन लोन और एज वेल एज ये जो हमारा बताया गया है कि रिकमेंडेशन और नॉर्म्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ COVID-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड लोन, दोनों में ही कामत कमेटी आएगा। एजुकेशन कामत कमेटी याद रखना है। इंस्पेक्शन सिस्टम ऑफ बैंक, अब बैंक में जो इंस्पेक्शन सिस्टम है उसका रिकमेंडेशन कौन के पास होता है? आर जिलानी। वेरी गुड पंकज जी, इंस्पेक्शन सिस्टम तो आपको याद है, क्या बात है।
इंस्पेक्शन सिस्टम ऑफ बैंक ये होता है आर जिलानी कमेटी के पास। आई होप ये आप सभी को पता भी है, ठीक है। आर जिलानी कमेटी के पास होता है इंस्पेक्शन सिस्टम ऑफ बैंक का रिकमेंडेशन। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन एनआरआई इन्वेस्टमेंट इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रिकमेंडेशन सोधानी कमेटी के पास होता है। किसके पास होता है? सोधानी कमेटी के पास होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का रिकमेंडेशन। So, like the removal of limit of rupees 15 crore for open position was recommended by सोधानी committee। तो जो removal किया गया था किसका? limit of 15 crore for open position, ये भी recommend किया गया था सोधानी committee के द्वारा। और ये जो limit थी उसे फिर since replace कर दिया गया था limit specific to the size of bank, ये भी सोधानी committee के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है एनआरआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, सारे रेगुलेशन सोधानी कमेटी के पास होते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक्स में ट्रेडिंग एसएस नंदकर्णी कमेटी, एसएस नंदकर्णी कमेटी के पास ट्रेडिंग एंड इन पीएसयू बैंक्स का रिकमेंडेशन होता है। जो भी पीएसयू बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे कि अब कौन कौन से एक दो जैसे मुझे नाम पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। सो ऐसे जितने भी बैंक्स में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो बैंक होती है, इनमें जो ट्रेडिंग होती है, इसके जो रिकमेंडेशन होता है वो एसएस नंदकर्णी कमेटी के पास होता है। द नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है उनसे रिलेटेड जितना भी रिकमेंडेशन है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उनका रेगुलेशन, उनका जो भी सारी चीजों के प्रोसेसिंग रिकमेंडेशन, ये हो गया मेरे पास वागुल कमेटी के पास, ठीक है। वागुल कमेटी, सो वागुल कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1987 में, उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि जो एस्टैब्लिश है किसकी, फाइनेंस हाउस, इंडिया के फाइनेंस हाउस की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ऑटोनॉमस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा हो रही है, टू डील इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंप्रूविंग द लिक्विडिटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज इसी इंस्ट्रूमेंट में होता है म्यूचुअल फंड स्कीम। सो म्यूचुअल फंड स्कीम और जितनी भी ये ऐसी स्कीम्स जो कि क्या करती है, फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया को क्या करती है, ग्रो कर रही है, ये सारी चीजों का रिकमेंडेशन वागुल कमेटी के पास होगा। फैक्टरिंग, अब फैक्टरिंग जो होता है उसका रिकमेंडेशन किसके पास होगा? अब फैक्टरिंग एक तरीके का, अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो आप सभी को, मुझे पता है कि पता होगा फैक्टरिंग क्या होता है, बट फैक्टरिंग एक टाइप का फाइनेंस होता है जिसमें जो बिजनेस है वो सेल करता है उसके अकाउंट्स मतलब इनवॉइस को थर्ड पार्टी को टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स। इस टाइप की फाइनेंस को बोलते हैं फैक्टरिंग। तो इसका जो रिकमेंडेशन होता है वो कल्याण सुंदरम के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? फैक्टरिंग का रिकमेंडेशन कल्याण सुंदरम के हाथ में होता है। नेक्स्ट इज रिफॉर्म इन स्मॉल सेविंग्स। रिफॉर्म इन स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स में जितना भी रिफॉर्म मतलब चेंजेस किया जाएगा, कुछ भी होगा, उसका रिकमेंडेशन होगा YV रेड्डी कमेटी के पास। YV रेड्डी कमेटी, और जो YV रेड्डी थे, Y मींस यागा रेड्डी जो थे वो चेयरमैन थे किसके? 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। एज वेल एज जो रेड्डी थे, यागा वी रेड्डी, उन्हें अपॉइंट किया गया था एज 21st गवर्नमेंट ऑफ RBI। कब किया गया था? 6 सितंबर 2003 को, ठीक है। और वो पोजीशन उन्होंने 5 साल तक सर्व की थी, यागा वी रेड्डी ने। सो रिफॉर्म इन स्मॉल सेविंग्स YV रेड्डी, यागा वी रेड्डी कमेटी के पास होता है। सिबिल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिबिल। अब सिबिल की बात की गई है, सिबिल आप सभी को पता है क्या होता है। उसका जो हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन, वो जो इनकॉर्पोरेट किया गया था किसके रिकमेंडेशन के द्वारा किया गया था? RBI सिद्दीकी कमेटी। इंपॉर्टेंट है,
CIBIL has been incorporated on recommendation of RBI Siddiqui committee. ठीक है, सिबिल से रिलेटेड आरबीआई सिद्दीकी कमेटी। बीसी मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अब बीसी मॉडल जो था वो किसके रिकमेंडेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? व्हाट इज बीसी? बीसी इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ठीक है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ एचआर खान कमेटी। ठीक है, याद रखना है, एचआर खान कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा बीसी मॉडल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ओ, और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हम टाइम का भी हमें पता नहीं चला, साथ ही साथ एक सर के द्वारा कुछ वाक्य हमारे पास आ गए हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। बिल्कुल, इस समय आपकी आंखों में नींद भी बहुत होगी बट हमें सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इससे खोना नहीं है। तो सभी लोग जितने भी नींद में है सब जाग जाएं और देख लें कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है आपका कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सो पढ़ते पढ़ते आप लोगों के साथ इतना आनंद आया कि मुझे भी समय का पता नहीं चला, और आशा करती हूँ कि शायद आप लोगों को भी नहीं पता चला होगा और आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए मुझे कि आप सभी को सेशन कैसा लगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी, कुछ डाउट्स हो सकते हैं। आई नो आप सभी को, तो आप सर का सेशन जब भी आता है उनसे क्लियर कर सकते हैं। और आप सभी को यहीं पर रहना है, कहीं पर भी जाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपका एक और सेशन है जो अनुराग सर लेने वाले हैं। तो आशा करती हूँ मैं सभी लोग यहीं जुड़े रहेंगे, कोई भी सोने नहीं जाएगा, क्योंकि यही समय आपका कुछ करने का। दीपक वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक वर्मा जी के अलावा आई डोंट थिंक कि किसी को भी मेरा सेशन अच्छा नहीं लगा। दीपक जी बोल रहे अभी याद भी करना है। बिल्कुल दीपक जी, मेहनत करते रहिए, हमारा पूरा साथ, सर का साथ आप लोगों के साथ है कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और बहुत आगे तरक्की करें, और फिर हमें भूले ना। संदेश जी थैंक यू सो मच, नाइस सेशन बोल रहा, थैंक यू सो मच। चलिए, आशा करती हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, और हो सकता है पहले मैंने थोड़ा सा स्लो किया, फिर कुछ लोगों के कहने पर तेज किया, फिर वापस से स्लो किया, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं माफी मांगना चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी लोग जुड़े रहिएगा, और अभी मैं वेलकम करना चाहूंगी, हमारे साथ शायद से सर जुड़ चुके हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद आपका सेशन है एक और, तो आई होप सर जुड़ चुके होंगे। अनुराग सर हमारे साथ जुड़ गए शायद, एक बार चेक कर रहे हैं, एक सेकेंड। यस मैम, मैं जुड़ गया हूँ। अच्छा, अनुराग सर आ चुके हैं हमारे साथ। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेती हूँ। सो अनुराग सर अपनी स्क्रीन अब शेयर करेंगे, और आप सभी लोग सर के साथ जुड़े रहिएगा। सर के भी साथ, जितना आप मेरे साथ एक्टिव रहते हैं, सर के साथ रहिएगा, और सर का भी खून बढ़ाने में उनका साथ दीजिएगा। ठीक है, सो अनुराग सर, मैं यहाँ पे अपना सेशन खत्म कर रही हूँ, आप आपका प्लीज चालू कर लीजिए। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, और आप बहुत लय के साथ पढ़ाती हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आपका सेशन। जी जी, और बहुत हमारे बहुत सभी थैंक यू। मित्रों को आपके सेशन से, और इस जो हमारा एक रूटीन चल रहा है शाम को पढ़ने का, उससे बहुत बहुत लाभ होगा, और सभी लोग पदोन्नति पाएंगे।